और अहम खबर हम आपको बताएं, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी का ओवैसी पर निशाना। अक़लियतों के दरमियान कई शिद्दत पसंद हैं। इन शिद्दत पसंदों का ठिकाना हैदराबाद में है। ओवैसी जैसे लोगों पर यकीन ना करें। ओवैसी जैसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। आवाम को बेवकूफ़ बनाने की साजिश एक सियासी पार्टी है जो बीजेपी से पैसे लेती है। तो ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी आमने सामने हैं। अक़लियतों को लेकर सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं ये दोनों, और उस पर ममता बनर्जी ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अक़लियतों के दरमियान कई शिद्दत पसंद हैं। इन शिद्दत पसंदों का ठिकाना हैदराबाद में है। ओवैसी जैसे लोगों पर यकीन ना करें। ओवैसी जैसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। आवाम को बेवकूफ़ बनाने की साजिश की जा रही है। एक सियासी पार्टी है जो बीजेपी से पैसा लेती है। तो सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर इल्जाम लगाया है ममता बनर्जी ने, और ये कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी या सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो दरअसल बीजेपी से पैसे लेते हैं और एक तरह की साजिश की जाती है। अक़लियतों में भी कई तरह के शिद्दत पसंद हैं, ये कहना है ममता बनर्जी का। असदुद्दीन ओवैसी का ममता बनर्जी को जवाब, बंगाल के मुसलमानों के खस्ता हाल को बताना मजहब का हिस्सा नहीं है। अक़लियतों की तरक्की के पैमाने पर बंगाल में मुस्लिम सबसे बदतर हैं। दीदी बताएं, बीजेपी मगरबी बंगाल में 18 सीटें कैसे जीती? दीदी को हमारे हैदराबाद से होने की फिक्र है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया है ममता बनर्जी पर और ये कहा है कि बंगाल में मुसलमानों की जो हालत है उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, ये दीदी बताएं। और ये भी सवाल पूछा है कि आखिर मगरब बंगाल में 18 सीटें कैसे जीत गई बीजेपी। एआईएमआईएम लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या तनाज़े को लेकर और उसके फैसले पर सवाल उठाए हैं। थोड़ी देर पहले ट्वीट कर ओवैसी ने लिखा कि बाबरी मस्जिद जमीन तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरा इंसाफ नहीं है। इस फैसले में आर्टिकल 142 के इस्तेमाल की जरूरत पड़ी। ये सबसे अच्छा अधूरा इंसाफ है या सबसे खराब पूरा इंसाफ है। इससे पहले ओवैसी ने यह कहा कि उन्हें पुरानी मस्जिद ही चाहिए। गांधी कुनबे की एसपीजी सिक्योरिटी हटाने के मुद्दे पर आज कांग्रेस ने लोकसभा में हंगामा किया, तो वहीं बीएसपी और लेफ्ट पार्टीज ने जेएनयू में फीस इजाफे के मुद्दे पर हंगामा किया। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूजनीय व्यक्ति थे। उनकी मौत होने तक ये एसपीजी कवर उन्हें दिया गया था। बजाय तो ये था कि वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और एसपीजी की एक्ट के मुताबिक ये सारे इंतजाम आज तक चलते रहे थे। लेकिन अचानक क्या हो गया कि सारे एसपीजी कवर हटा लिया गया। इसका मतलब यह है मनमोहन सिंह जी साथ साथ गांधी परिवार की जान खतरे में डाला गया है। अगले दिन अगर गांधी परिवार के ऊपर कुछ हमला हुई, मनमोहन सिंह जी के ऊपर कुछ हमला हुई, तो इसके जिम्मेदार ये सरकार रहेगी। ये सोची समझी एक तरीका है कि हमारे पार्टी के लीडर इसलिए कि वो आम जनता के सामने जाने ना पाए, आम जनता के सामने अपना बात रखने ना पाए, इसलिए इस तरीके की एक साजिश रचा जा रहे हैं। जेएनयू के तलबा के कल हुए एहतजाज को लेकर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। कल जेएनयू कैंपस के बाहर दफा 144 नाफिज थी, लेकिन एहतजाज करे तलबा ने पुलिस के बैरिकेड तोड़कर एहतजाज किया। तलबा और पुलिस में झड़प भी हुई, जिसमें 30 जवान जख्मी हो गए। आज जेएनयू में फीस इजाफे के मुद्दे पर सीपीआई एमपी बिनोय बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। अपोजिशन जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा बनाना चाहता है, जबकि समाजवादी पार्टी के लीडर ने जेएनयू में तलबा के एहतजाज की हिमायत की है। देश ने संदेश दे दिया है, फिर वो गलती विपक्ष ना करे।
जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा बनाना चाहता है। वहाँ अच्छे लड़के जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग से तबाह, वो इस आंदोलन में नहीं है। लेकिन ये विपक्ष, कांग्रेस के नेता वहाँ जाके क्या देश को संदेश दे रहे थे कि अर्बन जो नक्सलाइट है उसी का प्रतिनिधित्व वो कर रहा है जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का। देश की जनता कभी विपक्ष को नहीं स्वीकारेगा। इसके कारण जिस तरह का ज्यादती हुई है कल, वो निंदनीय है और इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई जब लड़कों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का प्रयोग किया गया और सीआरपी का प्रयोग किया हो। कभी सुना ये कोई आतंकी थे? ये वो यूनिवर्सिटी है जिसका हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ में गिनती की जाती है, जिसने बहुत अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स देश को दिए हैं, मिनिस्टर्स हैं। आज भी 2 कैबिनेट मिनिस्टर जेएनयू के स्टूडेंट, जयशंकर जी और निर्मला सीतारमण। कोई मामूली यूनिवर्सिटी है जिसके लड़कों को आप इस तरह से मार रहे हो? जो इनके तलबा ने पीर को दिल्ली में एहतजाज किया, एहतजाज में शामिल तलबा ने एक बार फिर से जी मीडिया के खातून रिपोर्टर से की बेइज्जती की और जी मीडिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपने पहले तलबा का ऐसा एहतजाज नहीं देखा होगा जिसमें किसी न्यूज चैनल के खिलाफ भी पोस्टर हो। ये जेएनयू के तलबा हैं, फीस बढ़ाने के खिलाफ पार्लियामेंट तक मार्च करने निकले थे, लेकिन इनका रवैया जुमे की तरह ही था। जुमे को जिन तलबा ने जी मीडिया की खातून सहाफियों के साथ गलत बर्ताव किया था, वही ग्रुप पीर को भी मौजूद था और बदसलूकी का सिलसिला जारी रहा। इस तरह से लगातार जी न्यूज के खिलाफ फिर सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से ये लोग प्लेकार्ड्स लेकर, और ये लोग ये चाहते हैं कि हम जो जेएनयू का सच है वो ना दिखाएं। इसीलिए लगातार हमें ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए। अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ इन्हीं तक सीमित है। नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब आपसे कहा जाता है कि अपनी बात आप जी न्यूज के जरिए भी रख सकते हैं, जी न्यूज से भी बात कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर नारेबाजी सुनने को चुन कर जी न्यूज के खिलाफ ऐसे पोस्टर्स बनाए गए थे मानो जेएनयू के तलबा का सबसे बड़ा मसला जी मीडिया ही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जेएनयू के कुछ तलबा ज़ाब्ते से चलने वाले समाज को अपना दुश्मन मानते हैं और इन तलबा को एहतजाज के नाम पर खवातीन की बेइज्जती की आज़ादी मिल गई है। ये तलबा सड़कों पर जिस तरह का बर्ताव कर रहे थे, जिस तरह से नारेबाजी कर रहे थे और जिस तरह से जी मीडिया को निशाने पर ले रखा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्सिटी के तलबा नहीं बल्कि किसी पार्टी के कारकुन हैं। महिला पत्रकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना, इसका जितना भी निंदा किया जाए कम है। सही सवाल उठाने पर उनके साथ असहिष्णुता का स्वभाव दिखाना, यह मैं मानता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि सड़क, सोशल मीडिया और टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाले ये तलबा जेएनयू में मौजूद तलबा का एक बहुत छोटा सा ग्रुप है। जेएनयू में करीब 8000 तलबा पढ़ते हैं और पीर को करीब 1000 तलबा ही एहतजाज कर रहे थे, यानी 10 से 12% तलबा मिलकर 8000 तलबा की मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने साथ साथ उनकी छवि भी खराब कर रहे हैं। तलबा के इस ग्रुप ने वजीर आजम के लिए भी तौहीन आमेज नारे लगाए। तलबा के एहतजाज की वजह से आधी दिल्ली जाम में फंस गई। पढ़ने के लिए तो आए नहीं वहाँ, अब परिस्थिति बदलने लगे तो उनको पता लग गया कि खतरा हो गया, तो आज नहीं लड़ेंगे तो फिर कल मिट जाएंगे। इसके लिए 2 साल के लिए इसको बंद कर देना चाहिए। जो अच्छे विद्यार्थी हैं वहाँ उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी अन्य जगहों में एडजस्ट कर लेना चाहिए। मीडिया पे अटैक कर रहे हैं, जी न्यूज़ के 2 लड़की रिपोर्टर गई, उन पर भी अटैक किया, उनके साथ बदतमीजी की। वो बदतमीज लोग हैं तो काहे को तुम गए वहाँ उसको बंद कराओ और खाली कराओ इन लोगों को, जिनको जेल में डालना जेल में डालो।
जेएनयू फिलहाल पॉलिटिक्स का अड्डा बन चुका है। पॉलिटिक्स की वजह से जेएनयू में पढ़ाई बंद है। 25% जो बच्चे या जो रिसर्चर्स, जो एमए स्टूडेंट्स, बीए स्टूडेंट्स नाइकी जूता पहनते हैं, लिवाइस का जीन्स पहनते हैं, रॉयल एनफील्ड बाइक्स चलाते हैं, यहाँ पे मॉल है, वहाँ पे जाके दे डू एग्जैक्टली द थिंग्स दैट यू एंड आई डू। दे शुड पे। देयर इज नो रीजन टू होल्ड द कैंपस टू रैंसम। If we continue with this strike and cause academic loss, it is going to affect the future of thousands of students. From tomorrow, the new week is going to start. I would like to appeal to all of you to come back to the classes and resume your research activities, because soon, from December 12th, the end semester exams will start. And if you don't attend the classes and if you don't participate in the exams, it can affect your future academic goals. जेएनयू के तलबा ने पूरे कैंपस को यरगमाल बना रखा है। इस एहतजाज को करीब 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, लेकिन इससे तलबा के मुस्तकबिल को हो रहे नुकसान की तशवीश कोई नहीं कर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली एनसीआर में हवा की रफ्तार कम होने से आलूदगी एक बार फिर से बढ़ गई है। हालांकि कल के मुकाबले आलूदगी थोड़ी ही बढ़ी है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आलूदगी बुध को ज्यादा हो सकती है। आज सुबह दिल्ली का AQI 218 दर्ज हुआ। नोएडा में आलूदगी की सतह 284, ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 202 और गाजियाबाद में 261 दर्ज किया गया। इस सतह की हवा को खराब जुमरे में रखा जाता है। हालांकि गुरुग्राम में आलूदगी की सतह में कमी आई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक ठाक है। गुरुग्राम में 100 दर्ज किया गया है। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब भी दावा कर रहे हैं कि पराली ना जलने की वजह से ही दिल्ली की हवा साफ हुई है। दिल्ली सरकार ने आलूदगी से निपटने के लिए 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच और इवन स्कीम भी नाफिज की थी। पंजाब और हरियाणा के अंदर फसलें जलनी चालू हुई और इतना धुआं आना चालू हो गया। परसों से हमने देखा है जो सैटेलाइट की इमेज आ रही है, फसलों का धुआं जलना बंद हो गया और आज आसमान साफ हो गया। ये प्रदूषण भी कम आप लोगों ने करके दिखाया है। पिछले 5 साल के अंदर कई कदम उठाए हम लोगों ने प्रदूषण कम करने के लिए। शुमाल मशरक दिल्ली से बीजेपी रुकन पार्लियामेंट हंसराज हंस ने दिल्ली की आलूदगी के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बताया। हंसराज हंस से बात की हमारे नुमाइंदे विशाल पांडे ने। हमारे साथ हंसराज हंस है। हंसराज जी, जो प्रदूषण लगातार देश में बढ़ रहा है उस पर आज पार्लियामेंट में भी चर्चा होगी। दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रभावित है बढ़ते हुए प्रदूषण से, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, दिल्ली में आए तो मैं कल रोया भी पार्लियामेंट में। मैंने कहा आए तो बड़े अच्छे अरमानों से था कि मुझे तो लगता था कहाँ मीरो गालिब की खुददार दिल्ली, कहाँ ये सियासी आजकल फ़कीरों की बस्ती। जिन लोगों ने, लाखों लोगों ने आपको तख्त ताज पे बिठाया है, उनको सुख की सांस नहीं आ रही। परसों चौथ से तो मूड ही बहुत ख़राब है। पानी इतना यानी गंदा पी रहे हैं, 70% पानी बॉडी में है तो अंतड़ियों में जाता है लोगों को, इसीलिए इतनी बीमारियां लगी हुई है। तो इसीलिए हम एफर्ट्स हम तो अपने लेवल पे कर ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ दिल्ली सरकार का बनता है, भैया जागो, मोहन प्यारे जागो। हंसराज जी, आपने अपने अंदाज में प्रदूषण को लेकर हालात बयां किए हैं, कुछ बताना चाहेंगे कैसे? सांस लेना भी सजा लगता है, सांस लेना भी सजा लगता है, अब तो मरना भी रवा लगता है। पहले कहते थे तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, अब कहते हैं भैया तुम्हारे शहर में आए, दिल्ली शहर में आए तो दम घुटता है, वापसी की टिकट करा दे के दम घुटता है। शर्म से पानी को भी शर्म आ रही है, पानी भी पानी पानी हो रहा है। ऐसे सियासतदानों उठो, कुछ शर्म करो।
दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलकर एक नई पहल की है। उसने आलूदगी से निपटने के लिए अफसरान और मुलाजमीन को देर रात डिस्प्यूट किया गया है कि वो इस बात की शिनाख्त करें कि जो ढाबे पर रोटियां बनाने के लिए तंदूर इस्तेमाल होते हैं उससे भी आलूदगी का बहुत खतरा होता है। इसलिए उस कोयले के तंदूर को बंद करके गैस वाले तंदूर सिस्टम को शुरू करें और इसकी शुरुआत जुनूबी दिल्ली से करी गई है। इसलिए जुनूबी दिल्ली के अफसरान तमाम दावों का जायजा ले रहे हैं और ये चेक करके यकीन बना रहे हैं कि उनका तंदूर अब कोयले का ना हो कर अब गैस चूल्हे का हो गया है। और लेकिन विपिन कुमार जो जुनूबी दिल्ली एमसीडी के अफसर हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता इसका जायजा लिया और बताया कि एमसीडी के हर जोन के अफसरान को इस बात की हिदायत दी गई है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि आप परेशान ना हो, कॉलोनीज की रजिस्ट्री मैं करा दूंगा। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में कॉलोनीज के मुस्तहकम करने के लिए बिल नहीं लाने पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए दिल्ली के वज़ीर आला ने कहा है कि मरकजी काबीना ने हमारे 4 साल के दबाव पर बिल पास किया, लेकिन एक बार फिर इस मसले को फंसा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि कच्ची कॉलोनीज की रजिस्ट्री के ताल्लुक से मरकज के ज़ब्ते खराब हैं और हमने हुकूमत बनने के फौरन बाद दिल्ली कच्ची कॉलोनीज को कानूनी हैसियत देने की तजवीज़ भेजी थी। केजरीवाल ने मरकज पर निशाना लगाते हुए कहा है कि मरकज दिल्ली के आवाम के लिए हो रहे कामों में रुकावट डाल रही है। हमने गुज़िश्ता 5 सालों में पुख्ता सड़कें बनाई, मरकज की रुकावट के बावजूद सीसीटीवी कैमरे लगवाए, मुफ्त बिजली पानी की खिदमात दे रहे हैं। कच्ची कॉलोनीज में रहने वालों को मोहल्ला क्लिनिक से फायदा हो रहा है।